हेलो एवरीवन, दिस इज़ जितेंद्र कुमार। दोस्तों, आज हम लोग फिजिक्स नहीं पढ़ेंगे, अब केमिस्ट्री पढ़ेंगे। फिजिक्स में मैं 2 चैप्टर ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया हूँ, यूनिट एंड डायमेंशन एंड लाइट। दोनों चैप्टर आप जाके प्लेलिस्ट में दे सकते हैं। उसके बाद हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। ऐसे करेंगे, एक एक चैप्टर पढ़ के एक एक चैप्टर इसमें, एक चैप्टर उसमें पढ़ेंगे। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री का अभी चला रहे हैं। इसके बाद में बायो का आएगा, तो पहले फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ लीजिए। तो अभी जो केमिस्ट्री में है, केमिस्ट्री में जो सबसे बेसिक जो चैप्टर है वो आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर है। यहाँ से आपकी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगा केमिस्ट्री का, और केमिस्ट्री के बहुत सारे फंडे आपको समझ में आने लगेगा। तो इसलिए हम अपनी एटॉमिक स्ट्रक्चर शुरुआत कर रहे हैं। दोस्तों, एक बात कहना चाहूँगा कि अभी कोरोना काल में क्या है कि आप घर पे बैठे रहिए, घर से बैठे बैठे आप पढ़ाई कीजिए, बाहर मत निकलिए। क्योंकि अगर आप बाहर निकलते हैं तो आप एक तरीके से अपने देश को धोखे में डालना है, एक तरीके से ये कह सकते हैं। क्योंकि अभी जो है निकलिएगा, क्योंकि और ज़्यादा भी इतना सामना करना पड़ रहा है, इतना प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है देश को। तो कम से कम इससे देश को बचाने के लिए कम से कम आप घर पे रहे, और उसी के लिए मैंने सीरीज स्टार्ट किया है। आप घर पे कम से कम आधा घंटा 1 घंटा जो है इसको आप पढ़कर आप कम से कम साइंस, इसी तरीके से और भी सब्जेक्ट आप स्टडी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए मैंने ये सीरीज स्टार्ट किया है। तो आप घर पे बैठे बैठे आराम से तैयारी कर सकते हैं। पूरा साइंस का मैंने एक एक चीज़, आप इसे नोट्स बनाइए, इसके बाद में नोट्स बनाइए, इसको 1-2 बार देखिए, इसके बाद याद हो जाएगा। इसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर कीजिए, तो आपको पूरे साइंस कमांड हो जाएगा। जितने लोगों ने ग्रुप डी का भरा है, कम से कम ग्रुप डी, क्योंकि लॉकडाउन जैसे ही ख़त्म होगा उसके बाद ग्रुप डी का स्टार्ट हो जाएगा, आपको ही पता है ये सब चीज़ें। तो फिर बाद में टाइम इतना रहेगा नहीं, और साइंस डीपली में पूछता है। इसलिए आप कम से कम घर पे बैठे बैठे आधा घंटा 1 घंटा टाइम निकाल कर ये साइंस आप पढ़ लीजिए। ये मेरा कम से कम इतना बात आप कहना मान लीजिए, क्योंकि आपका साइंस पोर्शन अच्छा हो जाएगा और ग्रुप डी में अच्छा स्कोर हो जाएगा। तो मोस्टली जो है ना, मैक्सिमम लड़का जो कंपटीशन तैयारी करता है वो ग्रुप डी भरा ही भरा है। तो साइंस का पोर्शन सबसे ज़्यादा है, 25 मार्क्स का है, इसलिए साइंस पढ़ना ही पड़ेगा किसी भी हाल में। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं इसी तरीके से। चलिए हम चलते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर पे, देखते हैं इसके अंदर कौन कौन सी कंसेप्ट है। दोस्तों, पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे कि एटम होता क्या है। तो पहले एटम होता क्या है, देखिए एटम जो होता है, आप दुनिया में जो भी चीज़ देखते हैं ना, सारे के सारे एटम से मिलकर बना हुआ है। और एटम का मतलब होता है जो सबसे छोटा, यानी कि उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता, उसी को एटम कहते हैं। उसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इस सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है यूनिवर्स में, कैन नॉट डिवाइड फर्दर, इसको फर्दर हम डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऐसे एटम को फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, लेकिन एटम का सब पार्टिकल होता है, जैसे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, तो इसमें आगे जो है, जो परमाणु संरचना का सबसे पहले मॉडल जो तैयार किया था वो जे थॉमसन किया था, ये ध्यान रखिएगा। परमाणु मॉडल का जो परमाणु की संरचना दिया था, परमाणु की संरचना के बारे में समझाया था, वो जे थॉमसन ने समझाया था। इसके बाद सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो होता है एटम का, उसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होता है। आपको पूछता है कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन किसने खोज की थी, तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक देखा है। अब ईंट पर नाचे, तो ईंट पे नापे, ईंट इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और जे थॉमसन हो जाएगा। इसी तरह पर पे, प का मतलब है प्रोटॉन। और रदरफोर्ड, आपको देखिए गोल्ड स्टीन खोज किया था, लेकिन रदरफोर्ड ने नाम दिया था। तो ये दोनों ध्यान रखिएगा, आपको ज़्यादातर बुक में रदरफोर्ड ही मिलता है। तो रदरफोर्ड भी सही है, लेकिन गोल्ड स्टीन अगर आए तो गोल्ड स्टीन पहले मारना है, उसके बाद रदरफोर्ड मारना है, क्योंकि रदरफोर्ड ने नामकरण किया था। इसके बाद किसी भी एटम के अंदर जो है ना, न्यूक्लियस में होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन जो होता है उसकी बाहरी कक्षा में होता है, चक्कर काटते रहता है इलेक्ट्रॉन। तो इतना बात आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की बात करें तो वो भी जो है ना सब डिवाइडेड होता है, वो भी कुछ पार्ट में होता है। जैसे हम यहाँ पे देखें, क्वार्क में कह सकते हैं, क्वार्क होता है, और क्वार्क भी 2 भागों में, अप क्वार्क, डाउन क्वार्क होता है, जिसमें इसमें चार्ज होता है 2/3 प्लस में होता है, और डाउन क्वार्क माइनस चार्ज में होता है। इसने अगर क्वार्क की बात करें तो खोजा किसने है, तो ये जो है ना जेलमैन ने खोजा है। तो आप इतना ध्यान रखिएगा कि जेलमैन ने क्वार्क को खोज किया है। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सब पार्टिकल में हम डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए। चलिए, इसके बाद न्यूक्लियस को कौन डिस्कवर किया है, तो ये जो है ना न्यूक्लियस का जो अल्फा पार्टिकल का परिकीर्णन कराया था। ठीक है, तो डिस्कवर ऑफ द अल्फा पार्टिकल, डिस्कवर फ्रॉम द अल्फा पार्टिकल्स इन स्कैटिंग एक्सपेरिमेंट है, न्यूक्लियस की खोज हुआ था। ठीक है, रदरफोर्ड ने किया था, ध्यान रखिएगा।
साइज ऑफ द न्यूक्लियस की साइज करें और या रेडियस कहे तो वो फर्मी में होता है, जबकि एटम, देखिए नाभिक की त्रिज्या की बात करें तो फर्मी में, जबकि साइज ऑफ द एटम की बात करें, ठीक है, तो वो आपका एंगस्ट्रम में होगा। तो ये दोनों ध्यान रखेंगे। एंगस्ट्रम बराबर 1 एंगस्ट्रम बराबर होता है 10⁻10 मीटर, और 1 फर्मी इक्वल टू होता है 10⁻15 फर्मी। तो ये ध्यान रखिएगा। ऐसा यूनिट की बात करते हैं, देखिए एटॉमिक साइज में, तो एटॉमिक साइज और एटम का जो है ना न्यूक्लियस, इसमें देखिएगा तो फर्मी और एंगस्ट्रम ही तो बता चुका हूँ। चलिए, सबसे जो है अगर दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स की बात किया जाए तो वो जो है ना आपका न्यूक्लियस फोर्स आएगा, नाभिकीय बल आएगा। अगर आपसे यहीं पर सबसे वीकेस्ट फोर्स की बात कहा जाए तो वीकेस्ट फोर्स जब से होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। इसीलिए तो ग्रेविटी का फोर्स मुझे मेरे पे एक्सपीरियंस जो है ना ज़्यादा मतलब एक्सपीरियंस हम नहीं कर पाते चीज़ें को, ठीक है। लेकिन स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इसलिए कहा जाता है, आप हाइड्रोजन बम वगैरह सुने होंगे, पूरे विश्व को ख़त्म कर सकता है एक बार में, इस तरीके से। इसके बाद नाभिक एटम बम वगैरह सुनते हैं, तो एटम बम देखिए कितना शक्तिशाली होता है, तो ये काफ़ी शक्तिशाली होता है। बात करते हैं चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को। देखिए इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे चार्जलेस होता है, जीरो होता है। और नेगेटिव चार्ज कितना होता है अगर उसका क्वांटिटी पूछा जाए तो ये क्वांटिटी होगा -1.6 × 10⁻19 कोलम्ब, जबकि इसका प्लस में उतना ही हो जाएगा 1.6 × 10⁻19 कोलम्ब। इसके बाद न्यूट्रॉन का जीरो हो जाएगा। मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन की बात किया जाए 9.1 × 10⁻31 kg होगा। अभी वही आप सोचते होंगे कि इलेक्ट्रॉन का तो -1 चार्ज होता है, ये सब रिलेटिव चार्ज होता है, रिलेटिव चार्ज होता है -1 और +1, ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। चलिए अब मेन बात है, अब कक्षा क्या होता है। तो देखिए कक्षा होता है इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में चक्कर, देखिए एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते रहता है, तो किस में चक्कर काटेगा, कक्षा में चक्कर काटेगा। उस कक्षा का नाम जो है अलग अलग नाम है, जैसे के सेल है, के है, एल है, एम है, एन है, ओ है, पी है, इस तरीके से चलते रहता है। के से शुरुआत होता है, इतना ध्यान रखिए। के को बोलते हैं 1, एल को बोलते हैं 2, एम को बोलते हैं 3, इस तरीके से दिखाया। फर्स्ट सेल के हो गया, सेकंड सेल एल हो गया, इस तरीके से डॉट 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 दिखाया गया है। इसके बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात किया जाए कि किसी कक्षा में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो वो होता है 2n²। ये ध्यान रखिएगा कि 2n² होता है। n की इक्वल टू n 1 2 3 आप रखते जाएंगे, आपको इलेक्ट्रॉन निकलते जाएगा। जैसे यहाँ आप देखिए, यहाँ निकाला गया है और यहाँ लास्ट में आपको इस तरीके से समझा गया है कि अगर के सेल में कितना इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होगा तो आपको 2 होगा। आप फार्मूला भी रख सकते हैं, 2n² होता है, 2 × 1 का स्क्वायर 2 आ गया। इसी तरीके से 2 रखेंगे n की जगह पे, दूसरा सेल के लिए निकल जाएगा, तीसरा सेल के लिए 3 रख देंगे, तो इस तरीके से आपका ये टेबल तैयार हो जाएगा। अगला है कि किसी एटम को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, चलिए उसको भी देख लेते हैं। कि मान लीजिए एक्स, मैंने एग्जांपल लिया है कि एक्स से हम डिनोट करेंगे, ए जो है ना मास नंबर है। मास नंबर क्या होता है, तो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, ये है जेड एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो सिंबल ऑफ द एटम है, एक्स से डिनोट करेंगे, एटॉमिक नंबर है जेड से डिनोट करेंगे, एटॉमिक मास को ए से डिनोट करेंगे। इसके बाद एटॉमिक नंबर जेड, परमाणु संख्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। तो एटॉमिक नंबर होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा न्यूट्रल एटम में कोई चार्ज नहीं होना चाहिए तब। जैसे एग्जांपल लेता हूँ सोडियम का, तो सोडियम का एग्जांपल लेता हूँ तो इसका जेड कितना हो जाएगा 11 जेड का मान, और 23 इसका मास नंबर है। ये 11 क्या है, ये एटॉमिक नंबर है। इतना ही 11 नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा, 11 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होगा। न्यूट्रॉन की बात करते हैं तो इसमें से माइनस कर दीजिए, क्योंकि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बराबर होता है मास नंबर जो 23 है। चलिए इसी तरीके से कुछ यहाँ एग्जांपल दिया गया, इसको समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे जेड सोडियम है, मैग्नीशियम है, यहाँ Mg+2 है, O है, O -2 है। ये देखिए सब में प्रोटॉन तो उतना ही होता है जितना एटॉमिक नंबर होगा, जो इसका एटॉमिक नंबर होगा वही प्रोटॉन हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन चार्ज के बेसिस पे देखा जाएगा, इसमें कोई चार्ज नहीं है तो जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन हो गया। मैग्नीशियम के देखेंगे तो मैग्नीशियम में भी कोई चार्ज नहीं है, तो इसमें बार 12 हो जाएगा, क्योंकि 12 जो है ना प्रोटॉन है, 2n इसका एटॉमिक नंबर है। इसमें यहाँ प्लस चार्ज हो गया है, +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, 12 में से 2 निकल गया तो 10 बचा।
ऑक्सीजन में देखिए 8 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन होगा, लेकिन न्यूट्रल में, लेकिन वही चार्ज की बात करें तो 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। इसी तरीके से अगला देखेंगे, एक और एग्जाम्पल लिया गया है। जैसे यहाँ नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन प्लस है, इसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 2 माइनस है, F माइनस है। तो इस तरीके से जब देखेंगे तो देखिए इसका 11 हो गया जेड, इस 8 हो गया, 9 हो गया, लेकिन इलेक्ट्रॉन की बात किया जाए सब में 10 10 10 है। क्यों? कि यहाँ पे जो है ना नाइट्रोजन नहीं है, ये सोडियम है, Na है, एक बार ध्यान रखिएगा, Na है, Na प्लस है सोडियम, तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, इसमें 2 ऐड हो जाएगा। फ्रांस इसमें जो है ना 9 होता है, तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन और ऐड हो गया, 10 हो जाएगा। तो ये क्या कहलाता है? सब इलेक्ट्रॉन सेम है, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहलाता है। ध्यान रखिएगा, सेम इलेक्ट्रॉन बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर इज कॉल्ड एज आइसो इलेक्ट्रॉनिक। परमाणु संख्या ए, एटॉमिक मास बराबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, परमाणु संख्या हो जाएगा। तो ये काफ़ी इससे न्यूमेरिकल पूछ लेता है कि एटॉमिक मास बराबर कितना होगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए सोडियम का, सोडियम के एग्जाम्पल में न्यूट्रॉन पूछ रहा है, तो 23 में से घटा देंगे, मास नंबर में से घटा देंगे एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो आ जाएगा आपका। यूरेनियम का उसी तरीके से देख लेंगे, यूरेनियम का न्यूट्रॉन पूछ रहा है, घटा देंगे इसका 238 में से घटा देंगे 92, तो आपका इस तरीके से इसका भी आ जाएगा यहाँ पे। अच्छा, ये एक जो है ना बहुत ही अच्छा शानदार फार्मूला लिखा हुआ है, एटॉमिक मास हमेशा ग्रेटर देन इक्वल होता है एटॉमिक नंबर से। ये इक्वल कब होता है? अगर इक्वल देखा जाए तो इक्वल एक ही केस में होगा, हाइड्रोजन के केस में, हाइड्रोजन 1 1 के केस में। क्यों? क्योंकि यहाँ न्यूट्रॉन 0 है, तो यहाँ एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर दोनों सेम हो चुका है। बाकी कभी भी सेम नहीं होता, ये हमेशा ग्रेटर होता है। एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या, ये कुछ तरीका दिया गया याद करने का कि एटॉमिक इवन नंबर होगा, तो इवन नंबर जब एटॉमिक नंबर रहेगा तो दुगुना कर दीजिए, उसका मास नंबर आ जाएगा। 3-4 एक्सेप्शन भी है। एटॉमिक नंबर अगर ऑड है, जैसे 3 है, 5 है, 7 है, तो उसमें 2 से मल्टीप्लाई करके 1 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, जैसे एक्सेप्शन में कौन कौन? हाइड्रोजन आ गया, हाइड्रोजन में एटॉमिक नंबर 1 है, तो इसका होना चाहिए 1 में 2 से मल्टीप्लाई कीजिए प्लस 1 जोड़िए, 3 आना चाहिए, नहीं है। बेरिलियम का 4 है, 4 दूनी 8 होना चाहिए, मास नंबर नहीं है। 7 का 7 दूनी 14, 15 होना चाहिए, 14 होता है। क्लोरीन का 17 ये होता है, 17 दूनी 34, 35 होना चाहिए, सारे 35 है। तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसमें जो है आपका थोड़ा सा एक्सेप्शन है, तो ये जो स्टार लगा है वो सब एक्सेप्शन में है, तो आप इसे देख सकते हैं। मास नंबर याद करने का एक तरीका है, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। जैसे जितना भी इवन नंबर है यानी कि सम संख्या है, उसको दुगुना कर दीजिए, और जितना भी विषम संख्या है उसमें दुगुना करके 1 जोड़ दीजिए, लेकिन 3-4 एक्सेप्शन आपको मिल जाएगा। इस तरीके से आप पूरे याद कर सकते हैं ये चीज़ें, टेबल। इसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप जो है ना हम एक क्लास और लेंगे और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को क्लियर करेंगे। ठीक है, ऐसे आप समझ लीजिए कि के सेल के अंदर जो है, के सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, उसमें एस एक सब सेल होता है, एल सेल में 2 सब सेल होगा। जब इसका एन का मान देखिएगा तो इसमें 1 होगा, इसका 2 होगा, एन 3 होगा, 4 होगा। जितना ये नंबर है, एन का मान जितना होगा उतना ही जो है नंबर ऑफ सब सेल होता है। ठीक है, तो के सेल में 1 सब सेल होगा, एल सेल में 2 होगा, एम सेल में 3 सब सेल होगा, एस पी डी, एन सेल में 4 होगा, इसी तरह एन के बाद ओ, उसमें 5 होगा। इस तरीके से ये बढ़ता रहेगा। जैसे इसमें 1s में फुल होगा, फिर इसमें 1s 2s में इलेक्ट्रॉन फुल होगा। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये TD में, ये 3D में कहलाता है। ठीक है, 3D है, और ये 2D है जो सेल है। 2D मतलब 2 डायमेंशनल है, ये 3 डायमेंशनल में होता है। 3 डायमेंशनल इसलिए भी कहते हैं, जब आप 11th 12th में पढ़ेंगे तो उस तरीके से आप देखिएगा तो इस तरीके से बनता है। ठीक है, 3 कभी कभी जो है ना sp3 वगैरह जो है इस तरीके से शेप बनता है। आगे है 2D कॉन्सेप्ट, ऑर्बिट कक्षा, और 3D सब ऑर्बिट है। ठीक है, अब बाउ सिद्धांत इसमें दिया है, पॉली एक्सक्लूजन दिया है, हुंड्स रूल दिया है। ये तीनों रूल आगे सिखाएंगे हम। अब इसके बाद आज इतना ही रहने देता हूँ। तो दोस्तों अब अगले लेक्चर में हम देखेंगे, अगले लेक्चर में ये हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच। यदि आप इस चैनल पर न्यू है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे मुझे भी उत्साह मिले और मैं भी नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए है ना उत्साहित रहूँ।
ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच।